पॉलिटिकल डिबेट नहीं आती थी। आप याद कीजिए, दूरदर्शन को कभी इंदिरा दर्शन कहा जाता था, कभी राजीव दर्शन कहा जाता था, पर पॉलिटिकल डिबेट नहीं आती थी। विपक्ष को रोज बुला करके अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता था। 2016 में जब मैं गया और मैंने अरुण जेटली जी से कहा, मैंने कहा कि डीडी की क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी अगर हम विपक्ष को बुलाएंगे नहीं तो बोले हाँ बुलाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हमारे ऐसी कोई प्रथा नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। तो बोले क्या करना चाहते हो? मैंने बोला इस तरह के कार्यक्रम हम करें जिसमें हम रोज विपक्ष को भी बुलाएं, सत्ता पक्ष को भी बुलाएं, एक ओपन डिबेट हो। तो उन्होंने कहा ठीक है शुरू करो। उन्होंने कहा, मैंने शुरू किया। हमारे यहाँ पंकज जी बैठे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बात कह दूं, हमारे जो अधिकारी लोग थे थोड़ा उस समय, पंकज जी उस समय नहीं थे, वो तो बहुत बोल्ड अधिकारी है, लेकिन जो उस वक्त अधिकारी थे सब डरे हुए थे कि कोई डीडी पे आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कह जाएगा, अमित शाह के लिए कुछ कह देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब लोग बहुत डरते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा नाम ले देना कि भाई अशोक श्रीवास्तव की जिम्मेदारी हम तो जानते नहीं, अशोक श्रीवास्तव के ऊपर जो बात आएगी आएगी। खैर, सबने हिम्मत करके कार्यक्रम शुरू किया। और ये जो मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये जो पुस्तक की भूमिका हुई वो इसलिए हुई क्योंकि आज आप देखिए जैसे देश में चुनाव शुरू हुए, दूर जर्मनी से एक यूट्यूबर हिंदुस्तान में आता है और कहता है नरेंद्र मोदी तानाशाह है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं जिस दूरदर्शन पर कभी डिबेट नहीं होती थी, विपक्ष को बुलाया नहीं जाता था, उस दूरदर्शन पर, उस डीडी न्यूज पर आज रोज विपक्ष के नेता आते हैं, नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं, अमित शाह को कहते हैं कि अमित शाह जो है वो मिसयूज कर रहे हैं एजेंसीज को। वो कहते हैं कि आकर के अमित शाह के बेटे पर सवाल उठाते हैं, देश की हर पॉलिसी पे विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दिया जाता है और फिर भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। ये मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। ये चुनाव में देखिए हो क्या रहा है, इस चुनाव में दरअसल हो क्या रहा है, चुनाव पूरा ही फेक नैरेटिव्स पे लड़ा जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं फेक नैरेटिव्स पे लड़ा जा रहा है? सबसे पहले इस चुनाव में क्या आया? सबसे पहले इस चुनाव में इश्यू ये आया कि 2029 के बाद, 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ गए तो फिर जो है 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। जब मैंने रिसर्च करनी शुरू करी तो मैंने पाया यही बयान 2019 में भी दिए जा रहे थे कि 2019 में अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी आ गए तो 2024 में कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन आज 2024 में चुनाव हो रहा है। तो फिर सवाल यह कि ये फेक नैरेटिव क्यों? फिर संविधान खत्म हो जाएगा जी। इस संविधान, देश के संविधान को कौन खत्म कर सकता है? किसी की ताकत नहीं है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये कहा जाता है, और मैं ये भी कह दूं, मैं मोदी भक्त नहीं हूं। लोग सोच के लोगों को लगेगा मैं मोदी भक्त हूं। हम अपने कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की आलोचना भी खूब करते हैं और ये ताकत हमें नरेंद्र मोदी नहीं दी है कि हम टेलीविजन पर बैठ के, दूरदर्शन पर बैठ के नरेंद्र मोदी और सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्वीट किया इस सरकार के खिलाफ भी, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, या फिर जो है कोई और इश्यू हो, मैंने सब पर जो है लिखा है। मैंने योगी जी के खिलाफ लिखा, ट्वीट करा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसके पहले की सरकारों में भी मैं था, जब मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया तो मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि आप इस पे ट्वीट मत करो। तो मैं इस कंपैरिजन को देखता हूं, 2014 के पहले के दूरदर्शन को देखता हूं, 2014 के बाद के दूरदर्शन को देखता हूं, तो मुझे लगता है मुझे आजादी मिली है काम करने की, मुझे आजादी मिली है सरकार को क्रिटिसाइज करने की।